नमस्कार साथियों, सरीश कांत आपके सामने इतिहास की एक क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। दो दिन से थोड़ी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, सर्दी वर्दी हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब तबीयत ठीक है, वीडियो बनेगा और क्लास लगातार चलेगी जैसे पहले चल रही थी। आप लोगों से बस यही अपील है, थोड़ा सा कह सकते हैं अनुनय विनय है कि वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा अपने यार मित्र जो भी लोग देखते हों, जो भी जान पहचान के उनके यार मित्र हों, सभी लोगों को बताइए, शेयर करिए चैनल के बारे में, है ना। ठीक है, तो आज हमारी क्लास रहेगी, सल्तनत काल चल रहा है। सल्तनत काल में भी क्या चल रहा है, सैयद वंश समाप्त हो गया था। आज 1451 में हम पहुंच गए हैं लोधी वंश। पिछले अपनी हिस्ट्री की क्लास में मैंने लोधी वंश के विषय में बताया था कि ये बहलोल लोधी वंश की स्थापना करता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है बहलोल लोधी। ये अफगानी रहता है, ठीक है। अफगानी कबीले की एक शाखा रहती है शाहू खेल शाखा का रहता है, अफगानी कबीला रहता है, ठीक है। उसी कबीले का ये रहता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि लोधियों में कबीलों की जो भावना होती है वो बहुत जबरदस्त थी, यानी कि अफगानी लोगों में कबीले की भावना बहुत जबरदस्त थी। एक प्रकार से बराबर का भाव होता था, ना ऊंचा ना बड़ा, खास करके सरदारों में, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा, इस अभी इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि ये शाहू खेल शाखा का था, ठीक है। ये प्रश्न आता है आपके पूछने के लिए। बहलोल लोधी के पहले, यानी लोधी वंश के पहले अंतिम सैयद शासक कौन था? अलाउद्दीन इब्राहिम था। हाँ, अलाउद्दीन आलम शाह था, कंफ्यूजन हो जाता है। अलाउद्दीन आलम शाह था। आलम शाह बहलोल लोधी के 1451 में दिल्ली पहुंचने के पहले ही अलाउद्दीन आलम शाह चला जाता है बदायूं। मैंने अपने पिछली की हिस्ट्री की क्लास में बताया था कि बदायूं एक ठीक ठाक बढ़िया सूबेदारी वाला प्रांत रहता है। बदायूं चला जाता है अलाउद्दीन आलम शाह, और इसका अलाउद्दीन आलम शाह का झगड़ा एक वजीर रहता है हमीद खान, ठीक है। हमीद खान, ये हमीद खान ही बेसिकली बहलोल लोधी को बुलाता है, ठीक है। बहलोल लोधी कहाँ पे रहता है? बहलोल लोधी ये उत्तर पश्चिमी भारत का जो एरिया है सरहिंद वाला, और पंजाब लाहौर सरहिंद का सूबेदार रहता है बहलोल लोधी, ठीक है। ये जो एरिया वाला है, ठीक है ना, सरहिंद, पंजाब और लाहौर, ठीक है, यहाँ पे सूबेदार रहता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जब सूबेदार रहता है तो आपको मैं बताऊं कि 1451 तक ये स्थिति रहती है कि जो दिल्ली साम्राज्य रहता है, जो दिल्ली साम्राज्य का क्षेत्र रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 माइल रहता है, यानी 20 से 25 मील कुल इसका साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य है। यानी दिल्ली का जो तख्त है उसके इर्द गिर्द बहुत थोड़ा सा एरिया है, बस वही दिल्ली साम्राज्य बचा है। जब अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह जो है जाता है बदायूं, तो बस इतना ही साम्राज्य रहता है। मगर ये यहाँ से चल के आता है, ये मान लीजिए दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आता है जब, तो ये वाला जो पूरा एरिया है पंजाब, सरहिंद, लाहौर, ये वाला एरिया ये दिल्ली सल्तनत में क्या हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि बहलोल लोधी यहाँ का क्या रहता है, सूबेदार रहता है, ठीक है। और सूबेदार की हैसियत की वजह से अपने आप जब वो 1451 में दिल्ली सल्तनत में आता है, गद्दी पे बैठता है, तो अपने आप ये पूरा एरिया दिल्ली में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका साम्राज्य दिल्ली से लेके थोड़ा सा काफी बड़ा हो जाता है, ठीक। कहने का मतलब ये है, जब बहलोल लोधी आता है तो वास्तविक स्थिति क्या रहती है, मैं थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि जो अंतिम सैयद शासक रहता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, ये बहलोल लोधी को क्या मानता है, बहलोल लोधी को बड़ा भाई मानता है, ठीक है। बड़ा भाई इसलिए मानता है कि जो इसका पिता रहता है मुबारक शाह नहीं, मोहम्मद शाह रहता है, ठीक है। मोहम्मद शाह रहता है, अलाउद्दीन आलम शाह का ये पिता रहता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किया था
कि मोहम्मद शाह ने ही ये इन तीनों जगह की सूबेदारी दे दी थी, सरहिंद और हिंद की, और बड़ा बेटा अपना माना था। किसको माना था? बहलोल लोदी को। ठीक है, बहलोल लोदी को बड़ा बेटा किसने माना था? ये मोहम्मद शाह ने माना था। मोहम्मद शाह कौन है? अंतिम अलाउद्दीन शाह जो सैयद शासक है उनके पिता ही ये भी शासक रहते हैं। मोहम्मद शाह का भी शासन रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब इनको बड़ा बेटा मान लेता है बहलोल लोदी का, और मोहम्मद शाह ने ही इसको वो खाने खाना की उपाधि दी थी। बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, खाने खाना की उपाधि दी थी। कई खाने जहां भी मिलता है, ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह ने उपाधि दे दी थी। आलम शाह का ये कहना है कि बहलोल लोदी आ जाए, दिल्ली पे बैठ जाए, हम बदायूं से आगे नहीं आएंगे। दिल्ली पे पहले अलाउद्दीन आलम शाह का शासन है, लेकिन हमने बताया अभी कि इसका वजीर हामिद खान रहता है। हामिद खान से झगड़ा हो जाता है, तो बहलोल लोदी के आने के ही पहले 1451 में आने के पहले ही अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत की सत्ता को छोड़ के बदायूं चला आता है, यहाँ सूबेदारी करता है। इसका ये कहना है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं बदायूं में खुश हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और हामिद खान जो वजीर रहता है, इसको जो है बहलोल लोदी को पत्र भेजता है, कहाँ पे? सरहिंद में, और कहता है कि आगे तुम बैठ जाओ दिल्ली की गद्दी पे, तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं होगा, मैं मौजूद हूँ। ठीक है, हामिद खान का ऐसा सोचना था कि बहलोल लोदी को वास्तविक स्थिति दिल्ली के विषय में नहीं पता होगी, पूरी सत्ता का सुख मैं भोगूंगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है। तो इसी वजह से वो बहलोल लोदी को निमंत्रण भेजता है और दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी आता है। 1451 में गद्दी पर बैठ जाता है, और दिल्ली में पहली बार क्या होता है? प्रथम अफगान शासन की स्थापना होती है। ठीक है, प्रथम अफगान शासन की स्थापना हो रही है। ठीक है, दूसरी कब होती है? दूसरी शेर शाह के समय में होती है, 1545 के आसपास में देखेंगे। ठीक है, सॉरी 1540 के आसपास में देखेंगे, जब शेर शाह गद्दी पे बैठता है दिल्ली की। तो ये स्थिति चल रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के समय में, बहलोल लोदी के समय में ये हालात हैं। एक मिनट, ठीक। अब क्या होता है? अब होता यह है कि बहलोल लोदी जब दिल्ली पे बैठता है, तो वो क्या करता है कि उसके सामने बहुत सारे विरोधी भी रहते हैं। राजपूत अलग से रहते हैं, ठीक है, ग्वालियर है, बयाना है, ठीक, और जौनपुर भी है। जौनपुर स्वतंत्र हो चुका है, लगभग सभी स्वतंत्र हो चुके हैं, सारे छत्रप, सारे सूबेदार, सारे प्रांत स्वतंत्र हो चुके हैं। मैंने बताया, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली के सल्तनत में शासक कमजोर होते जाते हैं, वैसे वैसे सत्ता का हरासमेंट होने लगता है, छीण। सीधी सी बात है, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर दिल्ली का जो राजा है वो मजबूत नहीं होगा, तो जो उसके छत्रप है, यानी जो छोटे मोटे सरदार हैं, वो स्वतंत्र हो ही जाएंगे। तो वही स्थिति होती है। लोदी, बहलोल लोदी बैठता है, और बहलोल लोदी क्या करता है? चेक एंड बैलेंस करने के लिए बहुत सारे अफगानी सरदारों को बुलाता है। अफगान से अफगानी सरदारों को बुलाता है। ठीक है, ये सब जो अफगानी सरदार अफगानिस्तान से बुलाता है, ये सब कबीले वाले रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान अगर आप देखेंगे, तो जो सिंहासन पे नहीं बैठता है, सुल्तान है, ऐसा नहीं सुल्तान नहीं है, घोषित रूप से वो सुल्तान है, लेकिन वो अपने को सुल्तान कहलाना पसंद नहीं करता है। इन अफगानी सरदारों के साथ में बैठता है दरबार में। ठीक है, यानी कि अलग से नहीं बैठता है सिंहासन पे। ये जो अफगानी सरदारों को बहलोल लोदी ने बुलाया है, हम की भावना न हो, यानी कि बराबरी का दर्जा इनको चाहिए, क्योंकि इनके अंदर अभिमान है। अभिमान का मतलब कबीलाई जो मूल भावना होती है, कभी भी आप देखेंगे जो कबीलाइयों की मूल भावना होती है, वो बराबरी की होती है। जो सरदार होते हैं, उनके अंदर ये हम की भावना नहीं होती है। ठीक है, तो वही चीज बहलोल लोदी समझता है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी भी आगे समझता है, पर इस चीज को इब्राहिम लोदी नहीं समझता है। इसी वजह से सारे अफगानी, जो मैक्सिमम अफगानी सरदार रहते हैं,
अमीर रहते हैं, वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन अभी बहलोल लोदी और उसके बाद इसका जो बेटा बनेगा सिकंदर लोदी, उसके समय में इनका जबरदस्त साथ रहता है। इसी वजह से ये साथ में उठते बैठते हैं दरबार में, साथ में सब सारी चीजें करते हैं। यहाँ तक कि बहलोल लोदी के विषय में ये कहा जाता है, किताबों में मिलता है, बताया जाता है कि बहलोल लोदी अफगानी सरदारों के साथ में बैठता था, चटाई पे बातचीत करता था। कोई सरदार अगर नाराज हो जाता था तो गुस्से में, अगर कोई सरदार बातचीत में नाराज हो गया या किसी ने कह दिया कि शासन सत्ता का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, तो बहलोल लोदी अपनी पगड़ी और तलवार उतार के रख देता था। इतना विनम्र था अपनी कबीलाई भावना को लेके, ठीक है, और कहता था कि ठीक है आप ही शासन चलाइए, मुझे नहीं चलाना है। तो इस तरह से बहलोल लोदी ने अपने विद्रोहियों को बराबर, कहने का मतलब है जितने भी इसके विरोधी थे उनको सत्ता के नीचे लाने के लिए उसने अफगानी सरदारों का साथ लिया। इसके बाद बहुत सारे अमीरों को इसने नियुक्त किया, ठीक है। बहुत हिंदू भेदभाव इसने नहीं किया, ठीक है, जैसा मिलता है। कहने का ये मतलब है बहुत युद्ध तो हुए नहीं, जितने भी छिटपुट युद्ध हुए उन सब में कभी हारा कभी जीता, इस तरीके से इसका चलता है, ठीक है। तो बहलोल लोदी के विषय में कुछ बहुत विशेष नहीं है, हाँ बस इतना यह है कि इसने एक प्रकार का बहलोल सिक्का चलाया, सिक्के में बहलोली सिक्का चलाया। एकमात्र सुल्तान रहता है, शासक रहता है जो सिंहासन पे नहीं बैठता है, कबीलाई भावना की वजह से। प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो अपने सरदारों के साथ में चटाई पे बैठता था दरबार के अंदर, तो वो बहलोल लोदी है। क्यों बैठता था? कबीलाई भावना के आधार पे, ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया बहलोल लोदी। बाकी बहलोल लोदी को मान लीजिए कि हाँ, बहलोल लोदी ने एक काम और किया, 1484 में दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया, ठीक है, जौनपुर को सम्मिलित कर लिया। जौनपुर में सरकी वंश का शासन रहता है, सरकी शासक रहता है, ठीक है, तो ये बात है। तो बाकी बहलोल लोदी का और कोई विशेष काम नहीं है। हाँ, शासन सत्ता का जो संचालन रहता है इसने बढ़िया तरीके से किया। कल को मिला के जो उत्तर पश्चिम में ये रहता है उसको भी मिला लेता है, इस वजह से इसका शासन बड़ा हो जाता है। और तो मान लीजिए कि कुछ विशेष नहीं है इसके विषय में, बाकी यही है, ठीक है। अब इसके बाद फिर 1489 का समय आता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1489 में गद्दी पर कौन बैठता है? इसका लड़का बैठता है निजाम शाह, ठीक है। निजाम शाह के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। निजाम शाह 1489 से बैठता है 1517 तक, हाँ 1517 ईस्वी तक, 1517 ईस्वी तक। यही निजाम शाह सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिकंदर लोदी, ठीक। आप ये कह सकते हैं कि लोदी वंश का सबसे महान शासक रहता है सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 तक बैठता है सिकंदर लोदी। वाकई थोड़ा सा इसकी कहानी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। सिकंदर लोदी एक हिंदू माँ का बेटा रहता है, हिंदू माँ का बेटा रहता है। सल्तनत काल में मैंने आपको और बताया था एक शासक जो हिंदू माँ का बेटा रहता है, कौन रहता है? फिरोज शाह तुगलक रहता है, ठीक है। राजा रणमल की पुत्री के साथ में फिरोज शाह तुगलक का विवाह हुआ रहता है, ठीक। यहाँ पे सिकंदर लोदी एक सुनार, हिंदू सुनार रहता है, उसकी बेटी के साथ में इसकी शादी होती है। इसकी माँ का नाम बाद में जयबंद हो जाता है, जयबंद, ठीक है। तो सिकंदर लोदी हिंदू माँ का बेटा रहता है जिसका नाम जयबंद रहता है, सुनार रहते हैं, ठीक। अब निजाम शाह के विषय में कहा जाता है, यानी सिकंदर लोदी के विषय में कहा जाता है कि बहलोल लोदी ने इसकी माँ के साथ में विधिवत विवाह नहीं किया था, यानी औपचारिक विवाह नहीं था, सबके सामने विवाह नहीं था, गुपचुप तरीके से उसका संबंध था। लेकिन जनता को पता थी, जनता को पता था, दरबारियों को पता था, ठीक है, कि इसका एक विवाह और भी है हिंदू के साथ में, ठीक है। इस वजह से इसका जो बड़ा लड़का रहता है बलबन लोदी, बलबन कह रहे हैं, बहलोल लोदी का बारबक शाह, ये बड़ा लड़का रहता है बारबक शाह, ठीक है।
बहलोल लोदी ने जब जीता था जौनपुर को तो बारबक शाह को जौनपुर का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, जौनपुर का सूबेदार बना दिया था। ठीक, और ये बड़े आराम से जौनपुर का अपना सूबेदारी लेके चला गया था। लेकिन जब बहलोल लोदी की मृत्यु होती है तो ये तुरंत आ जाता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आता है और इसके पक्ष में जो मैक्सिमम अफगानी रहते हैं, जो शक्तिशाली अमीर रहते हैं, शक्तिशाली सरदार रहते हैं अफगानी, वो बारबक शाह के पक्ष में कार्ड खेलते हैं, यानी बारबक शाह को वो बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी अफगानी मूल की भावना काम कर रही थी, क्योंकि ये सिकंदर लोदी कौन था, ये तो एक हिंदू माँ का बेटा था, भारत का है। ठीक है, लेकिन ये जो बारबक शाह ये तो मूल अफगानी था, इस वजह से अधिकतर अमीर बारबक शाह के साथ में खड़े हो गए। लेकिन किसी कारणवश जो है दरबार में ही बारबक शाह को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद सिकंदर लोदी उपाधि के नाम से गद्दी पे बैठता है। बहुत सारे अमीर नाखुश रहते हैं, लेकिन मगर धीरे धीरे सिकंदर लोदी जब बैठता है तो क्या करता है कि बारबक शाह को पुनः जौनपुर की सूबेदारी दे देता है, बड़े भाई को पुनः जौनपुर की सूबेदारी दे देता है। ठीक है, हालांकि बारबक शाह लगातार सिकंदर लोदी के खिलाफ विद्रोह करता है, और उसके विद्रोह करने में अगर जौनपुर का जो हुसैन शाह सरकी शासक रहता है, जो अबदस्त रहता है, हुसैन शाह सरकी, ये सरकी जौनपुर में सरकी वंश रहता है। इसी को हरा के बहलोल लोदी ने 1484 में दिल्ली में जौनपुर को मिला लिया था। ये बैठा है बिहार में। ठीक है, बिहार में बैठा है, ये चाह रहा है कि ये जौनपुर को लेना चाह रहा है। ये लगातार बारबक शाह है, जो इसका बड़ा भाई है सिकंदर लोदी का, उसके पक्ष में मिलके इसके विरुद्ध काम करता है सिकंदर लोदी के। लेकिन बार बार उसके विद्रोह करने के बावजूद भी सिकंदर लोदी अपने बड़े भाई को बहुत मानता है, इस वजह से वो जौनपुर की सूबेदारी दिया रहता है। ठीक, आगे क्या होता है, सिकंदर लोदी पहली बार जो है वो सिंहासन में बैठना शुरू करता है, सिंहासन पर बैठना शुरू करता है दरबार में। बहलोल लोदी नहीं बैठता था, बैठना शुरू करता है। और क्या सिकंदर लोदी करता है, सिकंदर लोदी होशियार है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने अपनी योग्यता दिखाई थी। पंजाब में जीता था, ये पंजाब की सूबेदारी कर रहा था, वहां पे इसने काफी विजय प्राप्त की थी। तो बहलोल लोदी को इसके ऊपर जबरदस्त विश्वास था। इसी वजह से बहलोल लोदी ने बाकायदा अपना उत्तराधिकार घोषित किया था निजाम शाह यानी कि सिकंदर लोदी को। ठीक है, ये क्या करता है, अब ये अफगानी अमीरों पे नियंत्रण करने की कोशिश करता है, मगर इस तरह से नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, नियंत्रण संतुलन की दृष्टि से करता है। ठीक है, और जो अमीर इसके विरोध में रहते हैं अपने पक्ष में लाने की उनको कोशिश करता है, जागीरें देता है, तमाम सारी चीजें करता है। इसने फिर क्या किया, भूमि की पैमाइश करवाई। ठीक है, पैमाइश यानी कि माप करवाई। भूमि की पैमाइश के लिए क्या किया, एक नया यंत्र इजाद किया, गजे सिकंदरी। ठीक है, गजे सिकंदरी, ये क्या नाम है, भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक यंत्र का निर्माण कराया, यंत्र बनवाया। इसका मापन कितना होता था, 30 इंच, यानी कि 30 इंच के बराबर गजे सिकंदरी रहता था। इसी से भूमि की माप की जाती थी। इसके बाद उसका राजस्व निर्धारित किया जाता था उपज के आधार पे। ठीक है, राजस्व उपज के आधार पे किया जाता था। हालांकि आगे सिकंदर लोदी ने उपज पे लगने वाले मैक्सिमम टैक्स को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इस वजह से चीजें सस्ती हो गई थी। फिर आगे ये क्या करता है, राजपूतों पे नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, राजपूतों पे नियंत्रण करने के लिए ये 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना करता है 1504 में सिकंदर लोदी। ठीक है, और उसी को अपना राजधानी भी बनाता है। कहीं कहीं पे राजधानी परिवर्तित करने का समय 1506 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 1504 रहे आगरा शहर की स्थापना तो 1504 ही लगाइएगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है,
अपने कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत नियंत्रित शासन करता है ये, ठीक है। जैसे मुसलमानों को मुहर्रम पर ताजिया निकालने का प्रतिबंध लगा देता है, ताजिया नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम ही मुसलमानों को मुहर्रम पर ताजिया निकालने का प्रतिबंध लगा देता है। पहली बार ये कर रहा है, प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है ये काम, दूसरा ये करता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं या स्त्रियों को, सीधे सीधे स्त्रियों को पीर के मजार पे जाने के लिए और दरगाह पे जाने के लिए प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। ये जो इसके काम है जो आपके एग्जाम में आते हैं, कहानी तो ठीक है, ठीक है। दरगाह और पीर पर जाने वाली स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा देता है। स्त्रियों पर यानी कि अब स्त्रियां यहाँ पे नहीं जा पाएंगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दरगाह और पीर पर जाने वाली स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। संगीत का शौकीन है, सिकंदर लोदी संगीत का जबरदस्त शौकीन है, ठीक है। इसी वजह से गायन क्षेत्र के लिए गायन विधा में ये क्या करवाता है, लज्जत सिकंदर, गायन विधा के लिए लज्जत सिकंदरी नामक ग्रंथ का लेखन भी करवाता है। खुद शहनाई सुनने का बहुत बड़ा ये शौकीन है, ठीक है। ये सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत बड़ा शौकीन है, ठीक है। और इसका एक वजीर रहता है, बहुत प्रसिद्ध वजीर है, मियां भुआ। यही सब काम देखता है, यही सब काम करवाता है, ठीक है। इन सब ग्रंथों की सारी जिम्मेदारी, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि पहली बार मतलब कि ये प्रकार से क्या करता है कि ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ रहता है, संस्कृत में आयुर्वेदिक ग्रंथ रहता है, संस्कृत में रहता है, ठीक है। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाता है, किस नाम से, फरहंगे सिकंदरी, ठीक है। गज सिकंदरी इसका भूमि नापने का यंत्र रहता है, लज्जत सिकंदरी संगीत के लिए रहता है, और जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद करवाता है उसका नाम है फरहंगे सिकंदरी, ठीक है। तो ये सब सिकंदर लोदी के सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। सिकंदर लोदी ये सब सारी चीज कर रहा है, ठीक। बाद में आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी का साम्राज्य एक प्रकार से संतुलित साम्राज्य रहता है। धीरे धीरे ग्वालियर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मानसून तोमर उस समय से ग्वालियर के शासक रहते हैं। युद्ध होता है लेकिन उसमें समझौता हो जाता है, कोई पछाड़ता जीतता नहीं। ग्वालियर के अलावा अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो ये काफी इसका साम्राज्य फैल जाता है, ठीक है, काफी चीजें जीतता है। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि विरोधियों का नाम जल्दी नहीं पूछता है, जो इसने प्रमुख काम किए, ठीक है। खुद ये सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता है, कविताएं लिखता है, ठीक है। विद्वान व्यक्ति है, लिखने का शौकीन है, संगीत का शौकीन है। मुस्लिमों को ये मुहर्रम पे ताजिया को प्रतिबंध लगा देता है, मुस्लिमों के लिए स्त्रियों को पीर और दरगाह पे जाने के लिए प्रतिबंध लगा देता है। शत्रुओं के खिलाफ जबरदस्त ये हमलावर रहता है, खास करके हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं में भी एक नागरकोट का जब ये आक्रमण करता है, अगर बहुत प्रसिद्ध है, नागरकोट का आक्रमण करता है, तो वहाँ की जो मूर्ति रहती है उसको तुड़वा के लेके जाता है। इसके बाद वहाँ के अपने साम्राज्य के कुछ कसाई रहते हैं, मांस तोलने के लिए उसको दे देता है। तो ये कट्टर धर्मांध व्यक्ति है, धर्मांध जैसे फिरोज शाह तुगलक है वैसे ये भी है,
एक हिंदू बहुत जबरदस्त बात कही जाती, कोहन नामक हिंदू रहता है, ठीक है, उसको इसलिए फांसी दिलवा देता है कि वो सिर्फ ये कहता है कि हिंदू धर्म भी इस्लाम के धर्म के बराबर सच्चा है। कोहन नामक हिंदू रहता है, वो इसी के समय में रहता है। नागरकोट के मंदिर हमले में ये बहुत प्रसिद्ध है, आप सुनते होंगे जो है, खास करके नागरकोट का मंदिर, ज्वालामुखी का मंदिर, इन सब की मूर्तियों को तोड़वा के लेके जाता है और कसाईयों को दे देता है। उस जो टूटी हुई मंदिर से निकलते हैं पत्थर, उसको जो है मांस तोड़ने के लिए। तो ये सिकंदर लोदी का दूसरा पक्ष है, ठीक है। लेकिन जो इतिहासकार हैं, ठीक है, उस समय के इतिहासकार हैं, बाद के इतिहासकार हैं, जो उसके हिंदू माँ होने की वजह से उस पर ये आरोप लगाते हैं कि नहीं वो तो हिंदू माँ का लड़का है, इस वजह से अगर वो इतना नहीं करता तो उसको इतिहास में स्थान नहीं मिलता, या उसके नियत पे हर समय शंका व्यक्त किया जाता, जैसा कि फिरोज शाह तुगलक के पक्ष में इतिहासकारों का एक पक्ष मौजूद रहता है बताने के लिए। तो ये तो हो गई एक आम बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरीके से साम्राज्य बढ़ता रहता है। 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1517 में जब सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है तो इसका लड़का बैठता है गद्दी पर, कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तुरंत इब्राहिम लोदी इसका बेटा रहता है। इब्राहिम लोदी के विषय में कुछ विशेष नहीं है सिवाय इस बात के कि इसका एक युद्ध होता है 1518 में, खटोली का युद्ध, खटोली का युद्ध राणा सांगा के साथ में, जहाँ पे राणा सांगा इसको हरा देता है, ठीक है। राणा सांगा मेवाड़ के शासक रहते हैं, ठीक है, मेवाड़ के शासक रहते हैं। इसी का एक चाचा रहता है दौलत खान लोदी, ठीक है। मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि इब्राहिम लोदी के शासन से जो अफगानी अमीर रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त संकालू प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है और धीरे धीरे ये अफगानियों को ही मरवाना शुरू कर देता है। यानी कि जो दरबार के विश्वस्त लोग रहते हैं उनको ही मरवाना शुरू कर देता है। इसी डर की वजह से ये दिल्ली में बैठा है और यहाँ पंजाब में इसका चाचा दौलत खान लोदी रहता है, ठीक है। दौलत खान लोदी इसका चाचा रहता है और दौलत खान लोदी ही जो है यहाँ अफगानिस्तान में कौन बैठा है, काबुल में बाबर बैठा है, मुगल शासक, ठीक है। दौलत खान लोदी, बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस बात को बताया है कि दौलत खान लोदी ने निमंत्रण भेजा था कहाँ पे आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। तो ये दौलत खान लोदी इसने बुलावा भेजा कि आओ भाई दिल्ली पे आक्रमण कर दो। वही स्थिति ये दिल्ली में आता है और 21 अप्रैल 1526 को बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पहली बार ऐसा होता है कि युद्ध के मैदान में ही दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान मारा जाता है, वो इब्राहिम लोदी है। मैदान में ही मार दिया जाता है, युद्ध मैदान में ही मारा जाता है, मैदान में मारा जाता है। तो एकमात्र सुल्तान, एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है जो युद्ध के मैदान में ही मार दिया जाता है पूरे सल्तनत काल में, एकमात्र उदाहरण है, ठीक है। बाकी इब्राहिम लोदी के विषय में मैंने बताया कुछ ऐसा विशेष नहीं है। जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि इसका एक युद्ध खटोली का युद्ध हुआ था राणा सांगा के खिलाफ, राणा सांगा ने इसको हरा दिया था, जिसमें राणा सांगा की एक बांह चली गई थी और लंगड़ा हो गया था। बाद में फिर 1526 में पानीपत का युद्ध। इतने विद्रोही हो जाते हैं इब्राहिम लोदी के समय में अफगान सरदार ही कि वो एकदम शंका से घिर जाता है और सबको चुन चुन के मरवाता रहता है। इसका एक भाई रहता है जलाल खान, ठीक है। जलाल खान और इब्राहिम लोदी में साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है। जब ये गद्दी पे बैठता है तो जौनपुर वाला एरिया जो है वो जलाल खान को मिल जाता है, इसका भाई रहता है, ठीक है। लेकिन बाद में जलाल खान की हरकतें इस तरह से रहती हैं कि ये इब्राहिम लोदी को दिल्ली से हटा के खुद सत्ता पाना चाहता है। इस वजह से जलाल खान को ग्वालियर के लिए भेज दिया जाता है
और इसको जौनपुर की सत्ता से हटा दिया जाता है और ग्वालियर के रास्ते में इसको बेच दे दिया जाता है। इब्राहिम लोदी का जो सबसे बड़ा शत्रु रहता है उसका भाई जलाल खान रहता है, जो जौनपुर की सूबेदारी मिलती है। इब्राहिम लोदी के इस समय में अफगानी साम्राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अमीर लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक जौनपुर वाला एरिया, एक दिल्ली वाला एरिया। जौनपुर वाला एरिया जलाल खान देखता है, बाद में इब्राहिम लोदी जलाल खान को मरवा के जौनपुर को फिर मिला लेता है। यानी कि ये एक इनडायरेक्ट वाली बात है, ज़्यादा नहीं मिलता है कहीं भी किताबों पे, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था रहती है। तो ये हो गया इब्राहिम लोदी का। बाकी ये रहा सल्तनत काल का राजनीतिक इतिहास। अब सल्तनत काल का प्रशासन बचता है, 1-2 दिन के अंदर सल्तनत कालीन प्रशासन भी 2 क्लास में हमको लगता है कि 2 क्लास में उसको खत्म कर दिया जाएगा। सल्तनत कालीन प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि मैं ठीक से पढ़ा सकूं, पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग बताइए, है ना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कोई क्वेश्चन गलती से बच के ना जाए। इसी वजह से मैं आके इतना लेक्चर देता हूँ, इतनी बातें बताता हूँ। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, पूरी कहानी ही बताई जा सकती है, पर उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं छाट के उसको बताया जाता है। जब हम लोग मुगल शासन में देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध, उस समय हम एक बार फिर से पूरा ये दौलत खान लोदी वाला इतिहास देखेंगे और इब्राहिम लोदी का भी देखेंगे, क्योंकि तब आपको उस समय की पूरी स्थिति समझ में आएगी जब मुगल बाबर आता है। ठीक है, तो आज यहीं तक इब्राहिम लोदी, हालांकि इब्राहिम लोदी के विषय में और कुछ नहीं है, लेकिन ये दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार रहता है, ये इसका चाचा रहता है, कितने कितने मान निमंत्रण भेजता है। बाबर जो है वहाँ पे काबुल का शासक रहता है, वो फरगना को जीतना चाहता है, नहीं जीत पाता। ये ऐसी जो कहानियाँ उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों ये रहा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। एस कांत जीएस क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप अपने साथियों को जरूर से भेजिए लिंक, एस कांत जीएस क्लासेस। आप अपने सुझाव भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपने दोस्तों से करवाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आपका सहयोग ही मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी रहेगी, आपका हौसला ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। प्लीज़ आप हिम्मत दीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस कांत जीएस क्लासेस। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। नमस्कार।